सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें। टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था हरिराम, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? मां के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतारी तो बो दिया है मीणा, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूं। उसी गांव में हरिराम का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया हैं, राम जैसा सीधा। कहता है हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरिराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपनी खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ता में मिलता है। भैया, अब तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिराम अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है, जो हरिराम की हालत देखता है। हरिराम भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरिराम की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरिराम धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, फावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। हरिराम जी, ओ हरिराम जी, हरिराम जी, आंख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था सोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। हरिराम की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आंख खोलता है। मीना, कुआं बनाना है, सोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरिराम की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं।
मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरिराम की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं जो हरिराम के होने का एहसास कराती थीं। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को छलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी हरिराम जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह मीना ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दी। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब हरिराम का भाई विक्रम उस कुआं को देखकर लालच भर आई। गीता, पानी की समस्या अब होते जा रही है। सारे तालाब कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। अरे मूर्ख गीता, तुम्हें क्या पता नहीं है? मीना भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आई है। अब देखो मैं व्यापार पानी का कैसे करता हूँ। फिर विक्रम मीना का घर पहुंचता है और मीना से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है, वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। विक्रम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपका है। देखिए मीना भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने को दिया था, पर अब वह जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूं, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है और अगली सुबह होते ही मीना कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी विक्रम से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। मीना, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत विक्रम का है। फिर मीना बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं विक्रम के हवाले कर देती है। और उधर विक्रम खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो गीता, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने यह चमचमाती साड़ी पहन रखी हो ना, और होठों में लाली लगा रखी हो, वह सब इसी पैसे की वजह से है। फिर विक्रम अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोग की पानी की समस्या विक्रम भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह विक्रम भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? विक्रम कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो मीना ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब मीना ने हिम्मत नहीं हारी। खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये विक्रम कैसे मालिक बन गया? जब यह बात मीना के कानों तक पहुंची तो मीना को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपये में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी विक्रम की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला
और पांव में फटे हुए चप्पलें थीं। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधे विक्रम के कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपये दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें। बाबा और आगे बढ़े। तीसरे घर गए, वहां भी वही जवाब मिला। पैसे दो, पानी लो। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीणा का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। मीणा अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेंक रही थी।